हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज ट्वेल्थ का अकाउंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हम डिसॉल्व करने की सोचेंगे। मतलब ये वाला चैप्टर एक ही टाइम में पूरा समझने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, देखो एक क्वेश्चन तो इससे बनता है, या तो वो रियलाइजेशन अकाउंट वाला होगा या फिर पूरा रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट, यहां तक पूरा क्वेश्चन आएगा, या फिर जनरल एंट्री फॉर्मेट में भी आता है। तो ये चैप्टर बहुत कंसेप्चुअल है। पर हाँ, हम ट्वेल्थ में बच गए कि हमें बहुत सारी चीजें नहीं समझनी है। मतलब हम ऐसा पार्ट नहीं करेंगे कि सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए, एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए, बाकी सॉल्वेंट पार्टनर उसके लिए पैसा ला रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ना, हम बच गए। मतलब एक रूल इसमें लगता है, गार्नर वर्सेस मोरे रूल, वो भी हमें नहीं पढ़ना है। हाँ, कल को अगर सीए करते हो या फिर कुछ मतलब अकाउंट से रिलेटेड आगे और कोर्सेज करते हो, सीएमए करते हो, तो उसमें वो पार्ट आता है, पर हमारे ट्वेल्थ के लिए तो नहीं आता। बल्ले बल्ले। तो हम लोग आज डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म चैप्टर खत्म करने की पूरी ताकत, पूरी कोशिश करते हैं। बात समझते हैं कि आखिर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म है क्या। मतलब पार्टनर्स ने डिसाइड कर लिया है, फर्म खत्म, फर्म बंद कर रहे हैं, आगे कोई काम नहीं करेंगे, हम हमारी फर्म नहीं चल रही है। या फिर जिस टास्क, जिस प्रोजेक्ट के लिए हमने ये फर्म बनाई थी, पार्टनरशिप फर्म बनाई थी, वो तो पूरा काम हो गया। तो हम लोगों को फर्म खत्म करनी है। हम लोगों को पार्टनर का जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है बिजनेस में, वो हम एंड कर रहे हैं। कोई बैलेंस शीट हम नहीं बनाएंगे साहब। कल से हम लोग फर्म तोड़कर अपना अपना अलग से जीवन जिएंगे, पर हम फर्म को खत्म कर रहे हैं। तो इसमें बात आ जाती है, जब आप डिसकंटिन्यूएशन ऑफ एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप कर रहे हैं, वो भी कौन सा, इकोनॉमिक इंटरेस्ट को एंड कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, डिसोल्यूशन। अब डिसोल्यूशन है ना दो तरीके की, एक है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, एक है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। बात समझना, चैप्टर है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मतलब बिजनेस एंड आ रहा है, हम लोग अपने धंधे को ही क्लोज कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, आके कोई बिजनेस कंटिन्यू नहीं करेंगे। इसी साल सारी एसेट्स को बेच मारेंगे, सारी लायबिलिटीज को पेमेंट कर देंगे, पर धंधा बंद कर रहे हैं हम लोग। पर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या है भाई? अगर मान लो 4 पार्टनर हैं, ए बी सी डी, और इसमें से डी या तो रिटायर हो रहा है या डेथ हो रही है जिसकी, ठीक है, तो ये 3 अगर फर्म चलाते हैं, तो इसको डिसोल्यूशन ऑफ फर्म नहीं बोलेंगे, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बोलेंगे। क्योंकि पार्टनरशिप पहले कितने लोगों में रिलेशन था, 4 लोगों में, पर एक पार्टनर चला गया, मर गया, तो बाकी लोग फर्म चला रहे हैं, तो उसको बोलते हैं आपस में इन लोगों की पार्टनरशिप खत्म हुई ना। पहले 4 पार्टनर थे, अब 3 पार्टनर हैं, तो उसको क्या बोलेंगे हम, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। मैं तो कह रहा हूं, अगर 3 पार्टनर थे और चौथा पार्टनर इनको ज्वाइन करता है, एडमिशन करता है, तो इसको भी क्या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बोलेंगे? हाँ, वाइवा में क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल बोल देना। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में फर्म खत्म नहीं हो रही है, पार्टनर्स में चेंजेस आ रहे हैं, या तो कोई नया पार्टनर आ रहा है या पुराना पार्टनर जा रहा है। मतलब धंधा खत्म नहीं हो रहा, बैलेंस शीट तो अभी भी बनेगी, पर हाँ पार्टनर्स चेंज हो रहे हैं। तो वो क्या कहलाता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म क्या हो रहा है, जब आपका पूरा का पूरा बिजनेस एक्टिविटी ही आप डिसकंटिन्यू कर रहे हो, आपको बुक्स ऑफ अकाउंट ही क्लोज करना पड़ रहा है। आ रही बात समझ में? तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में हमेशा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप तो आएगा ही, पर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में जरूरी नहीं है कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म ही आए। डिसोल्यूशन होने के तरीके क्या है, मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म क्या होता है? एक, जहां कोर्ट का ऑर्डर नहीं लगेगा। डिसोल्यूशन मतलब जहां कोर्ट का ऑर्डर लेने की जरूरत है ही नहीं, और जहां भाई साहब आपको कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी। कोई भी पार्टनर जा सकता है डिसोल्व करवाने के लिए कोर्ट के पास, कोई आउटसाइडर जा सकता है कोर्ट के पास। तो जहां कोर्ट की ऑर्डर नहीं लगनी है, वो पॉइंट कैसे है, मतलब पार्टनर्स ने एग्रीमेंट कर रखा था भाई 3 साल में पार्टनरशिप फर्म को खत्म कर देंगे। जैसे ही हम लोग ने मिलके जो मॉल बना के बेच रहे हैं, मॉल बना के अगर बेच दिया हमने, तो हम अब अपनी पार्टनरशिप फर्म को खत्म कर देंगे। मतलब वेंचर, जिस प्रोजेक्ट के लिए आपने फर्म सोची है, फर्म खोली है, वो वेंचर ही कंप्लीट हो गया तो फर्म को खत्म कर देंगे। कंपलसरी डिसोल्यूशन होगा, या तो सारे के सारे पार्टनर क्या होगा, इंसॉल्वेंट, या फिर जिस चीज का हम बिजनेस करते थे वो इलीगल हो गया, गवर्नमेंट ने ऑर्डर पास करा है, चाइना से रॉ मटेरियल नहीं खरीद सकते, ट्रम्प साहब इतना टैरिफ लगा रहा है, हम लोग ने जीएसटी कम कर दी है, अब आप ये अमेरिका से इंपोर्ट या एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, आपका बिजनेस नहीं तो इलीगल मान लिया जाएगा, आपको पनिशमेंट दी जाएगी। अगर ऐसा कोई ऑर्डर आ गया है, आपको डिसॉल्व करना पड़ेगा अपनी फर्म को। कोर्ट के ऑर्डर की जरूरत ही नहीं है, वो तो गवर्नमेंट का ही ऑर्डर आ गया।
या फिर वो इवेंट हो जाए, मैंने आपको बताया था ना, वो इवेंट क्या हो जाए, वेंचर कंप्लीट हो जाए, जिस काम के लिए आपने फर्म बनाई थी वो काम पूरा हो जाए। या फिर बाय नोटिस, मतलब अगर आपने पार्टनरशिप एट विल बनाई है ट्रस्ट पे, जब तक भाई पार्टनरों में बन रही है तब तक हम फर्म चलाते रहेंगे। जिस दिन आपस में कोई डिस्प्यूट हो गया, मन मुटाव हो गया, नोटिस दे के फर्म को खत्म कर देंगे। पर कोर्ट का ऑर्डर कहां कहां चाहिए, जहां पार्टनर पागल हो गया, अनसाउंड माइंड, या फिर परमानेंट इनकैपेसिटी आ गई। भाई सीए पार्टनरशिप फर्म थी, 4 पार्टनर सीए थे, चारों की डिग्री छिन गई, चारों ने कोई गलत काम किया, सीए ने ऑर्डर निकाला इनकी डिग्री ले लो। तो ऐसी केसेस में भी कोर्ट पे कोई भी जाके फर्म को बंद करवा सकता है। या फिर पार्टनर्स क्या कर रहे हैं, ब्रीच कर रहे हैं। ब्रीच मतलब जब कोई अपनी ऑब्लिगेशन पूरा नहीं करे, अपनी ड्यूटी पूरा नहीं करे, या तो ये क्रेडिटर्स के साथ मिसकंडक्ट करते हैं, फ्रॉड करते हैं, गलत काम कर रहे हैं, क्रेडिटर से रॉ मटेरियल उधार लेने के बाद कभी पैसा ही नहीं देते, सारे क्रेडिटर्स पहुंच गए कोर्ट के पास, बंद करो बंद करो, पार्टनरशिप फर्म को बंद करो। या फिर आ जाए डेडलॉक, कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है, भाई मैनेजमेंट में डेडलॉक पड़ा हुआ है, 4 पार्टनर हैं तुम्हारे, ठीक है ना, ये 2 पार्टनर जब भी मीटिंग होती है यस कहते हैं, ये 2 पार्टनर जब भी मीटिंग होती है नो कहते हैं, कभी डिसीजन आ ही नहीं पाता, पार्टनर्स टॉकिंग टर्म्स में नहीं है, हाँ, मुंह फेर लेते हैं एक दूसरे से। तो ऐसे केसेस में कोई भी पार्टनर कोर्ट के पास जाकर फर्म को डिसॉल्व करवा सकता है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि अकाउंट सेटलमेंट कैसे होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो थ्योरी इस चैप्टर में काफी इंपॉर्टेंट है, वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, अगर थ्योरी पक्की हो गई ना तो चैप्टर को तो तुमने वैसे ही निचोड़ लिया है, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस कैसे होगा और पहले एसेट्स को अप्लाई क्या करेंगे। भाई बात समझो, अगर पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रही है, मतलब मान लो जैसे कि हम 4 लोगों ने ये कोचिंग क्लास खोली हुई है और कल को कोचिंग क्लास हम बंद कर रहे हैं, या तो कोर्ट के ऑर्डर के कारण या विदाउट कोर्ट के ऑर्डर के कारण, हमारा एग्रीमेंट था, ऐसा भी हो सकता है। तो मैं अब इस लैपटॉप का क्या करूंगा, आईपैड का क्या करूंगा, ये टीवी, ये एसी, ये फर्नीचर का क्या करूंगा, मेरे को बेचना पड़ेगा ना। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने एसेट्स को बेचना है, आपके पास आ जाएगा पैसा, ठीक है। एसेट्स बैलेंस शीट में से सारी खत्म करनी है, उसके बाद आपके पास आ जाएगा पैसा, हो सकता है कैश भी हो थोड़ा बहुत ऑलरेडी बैलेंस शीट में। फिर आपको लायबिलिटीज वालों को पेमेंट करना है। हाँ, तो सबसे पहले पे किसको करेंगे, सबसे पहले पे करते हैं आउटसाइड लायबिलिटीज, जैसे कि कोई क्रेडिटर का पैसा पड़ा हुआ है उसको पहले पेमेंट देना पड़ेगा, बैंक से अगर हमने लोन लिया है उसको पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। पार्टनर की बीवी से लोन ले रखा है, पार्टनर की बीवी से लोन ले लेते हैं भाई साहब फॉर्म वाले, पार्टनर के पिताजी से लोन ले रखा है, तो वो भी हमारे लिए आउटसाइड लायबिलिटी मानी जाएगी। तो सबसे पहले उनको पेमेंट कर देंगे, मतलब एक्सटर्नल लायबिलिटीज आर टू बी पेड फर्स्ट। देन ये पेमेंट फिर किसको देंगे, सेकंड नंबर पे हमें पेमेंट देना होता है अगर किसी पार्टनर ने कैपिटल से ज्यादा पैसा लगा रखा हो। किसी पार्टनर ने कैपिटल से ज्यादा पैसा कैसे लगा रखा हो, लोन के रूप में, पार्टनर ने फर्म को कोई एडवांस दिया है, फर्म की बैलेंस शीट में लायबिलिटी में दिख रहा है बड़े बड़े अक्षरों में पार्टनर्स लोन, तो उसको पहले पेमेंट देंगे। मतलब सबसे पहले आउटसाइड लायबिलिटीज, एक्सटर्नल लायबिलिटी, ठीक है, चाहे उसमें पार्टनर की बीवी आ जाए चाहे पार्टनर का पिताजी आ जाए, वो भी आउटसाइड लायबिलिटी माना जाएगा। दूसरे नंबर पे अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, एक्स्ट्रा पैसा लगा रखा है कैपिटल के अलावा, तीसरे नंबर पे पेमेंट देते हैं पार्टनर्स को। भाई पार्टनर्स ने बिजनेस में पैसा लगाया है, कल को अगर बिजनेस बंद हो गया तो बिजनेस को वो पैसा रिटर्न करना पड़ेगा ना, किनको, पार्टनर्स को। इसको बोलते हैं इंटरनल लायबिलिटी। जो पार्टनर्स को पेमेंट हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, इंटरनल लायबिलिटी। जो आउटसाइडर को पेमेंट हो रहा है उसको बोलते हैं हम लोग एक्सटर्नल लायबिलिटी। सर एसेट्स बेचे, पैसा आया, आउटसाइड लायबिलिटी, पार्टनर्स ने अगर कैपिटल के अलावा ज्यादा पैसा दे रखा है उनको पेमेंट दे देंगे अपन, उसके बाद पार्टनर्स की कैपिटल को पेमेंट दे देंगे, उसके बाद भी पैसा बच रहा है, पार्टनर्स ले जाओ, तुम्हारा ही पैसा है, पीएसआर रेशियो में ले जाओ। सर अगर पैसा कम बचा तो, डेफिशिएंसी हो गई तो, कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया तो, अरे तुम्हारे 12th के सिलेबस में है ही नहीं ये वाला पार्ट, तो पढ़े क्यों। हमारे यहाँ सीधा सीधा सिंपल सिंपल 12th के केस दिया हुआ है कि पैसा भरपूर बचा है, पैसा इतना बचा है कि पहले अपन आउटसाइड लायबिलिटी को निपटा देंगे, पार्टनर्स ने अगर कोई एक्स्ट्रा पैसा दिया हुआ है वो भी निपटा देंगे,
पार्टनर्स की कैपिटल को भी पेमेंट कर देंगे, उसके बाद अगर कोई पैसा बचता है तो पार्टनर्स को दे देंगे, पीएसआर के रेशियो में दे देंगे। हाँ, थोड़ा बहुत अगर कम पड़ता है तो भाई पार्टनरशिप फर्म में तो पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है ना, तो वो अपने घर से पैसा लेकर आएगा, ऐसा भी कर सकते हैं। एक आध समय ऐसा है आपकी बुक में। तो सर ये वाली बात कहाँ लिखी हुई है? ये लिखी हुई है एप्लीकेशन ऑफ एसेट्स। पहले एसेट्स को बेचेंगे, लिक्विडेटर आएगा जो एसेट्स को बेचता है, पैसे इकट्ठे हो जाएंगे, उन पैसों को हम लोग मतलब पैसा इकट्ठा करने के बाद हम लायबिलिटीज वालों को पे करेंगे। तो पहले फर्स्ट टू पे फर्म्स डेब्ट टू थर्ड पार्टी, आउटसाइड लायबिलिटी, ठीक है। फिर फर्म का अगर पार्टनर ने किसी ने लोन दिया हुआ है तो फिर उसको पे करेंगे, उसके बाद पार्टनर्स की कैपिटल को पे कर देंगे, उसके बाद अगर पैसा बचता है तो वो पीएसआर रेशियो में पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बॉस। सर लॉसेस का क्या करें? अगर फर्म में लॉस हो गया तो उसको कहां से सेटल करें? देखो इससे रिलेटेड 12th में क्वेश्चन आते हैं कम, दिए भी नहीं है, ठीक है ना। पर पढ़ने में क्या जा रहा है, तो पहले वो डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, मतलब फर्म के पास एसेट्स कम पड़ी हैं, लायबिलिटी ज्यादा है, तो पैसे का सेटलमेंट करेंगे कैसे गुरु? तो पहले जो भी कंपनी के पास रिजर्व्स प्रॉफिट के रूप में कुछ भी पैसा पड़ा है वहां से दे दो, फर्म की कैपिटल उठा के दे दो, पार्टनर्स की कैपिटल दे दो। पहले तुम भाई साहब आउटसाइड वालों को पैसा पहले दोगे, तुम लोगों को बाद में मिलेगा। और वैसे भी फर्म में पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड है, तुम लोगों ने इतना पैसा उधार लिया क्यों? लिया तो फिर धंधा इतना बेकार किया क्यों? अगर लॉस हो गया तो भाई बाजू वाले को तो पहले पैसा देना पड़ेगा ना। उसके बाद अगर जरूरत पड़ी तो पार्टनर को भैया पैसा लाना पड़ेगा। हाँ, तो बात हो जा रही है कि ये वाले रिलेटेड के क्वेश्चन तुम लोगों को कम दिए, आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। फिर आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि क्या पार्टनर्स, जैसे मान लो पार्टनर एक फर्म में, फर्म मतलब फर्म के ऊपर बहुत सारी डेट्स हो गई हैं, उधारी चढ़ गई है, अब फर्म को पेमेंट करना है, तो फर्म के एसेट्स पहले फर्म की उधारी चुकाने में यूज हो जाएंगे। मतलब फर्म डेट्स आर टू बी पेड फर्स्ट फ्रॉम फर्म्स एसेट्स। और अगर वो एसेट्स कम पड़ते हैं, फर्म के पास इतने एसेट्स ही नहीं है भाई साहब, डेट्स पड़ी हुई है 200 लाख की, फर्म के पास एसेट्स है मान लो 150 लाख के, तो 150 लाख एसेट्स कम है डेट्स पे करने के लिए, तो पार्टनर को घर से लाना पड़ेगा ना पैसा। तो पार्टनर प्राइवेट प्रॉपर्टी, अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को यूज करेगा। सिमिलर वे में अगर फर्म के पास, सॉरी, पार्टनर के पास कोई प्राइवेट डेट्स है, जैसे मैं एक फर्म में पार्टनर भी हूं, सीए फर्म में, और कोचिंग क्लास भी चलाता हूं, तो कोचिंग क्लास की भी तो मेरी कुछ लायबिलिटीज होंगी। तो कोचिंग क्लास का एसेट्स पहले मेरे किस में यूज होगा? कोचिंग क्लास की लायबिलिटीज पूरा करने में। भाई कोचिंग क्लास के एसेट्स मेरे पहले कहां यूज होंगे? कोचिंग क्लास की लायबिलिटी यूज करने में। और पैसा अगर बचता है कोचिंग क्लास का, तो वो पैसा उठकर प्राइवेट एसेट्स को मैं, प्राइवेट डेट सेटल करने के बाद वो पैसा मैं कहां लेके आ सकता हूं? फर्म की लायबिलिटी चुकाने में। ये सिर्फ थियोरेटिकल पार्ट है आपके सिलेबस में, इस पे कोई रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, 12th बेस पे मैं बात कर रहा हूं। फिर आगे देखते हैं कि ये रियलाइजेशन अकाउंट आखिर होता है क्या। चलिए मैं बात कर रहा था आपसे रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में कि ये रियलाइजेशन अकाउंट आखिर होता है क्या। देखो अभी तक आप क्या पढ़ रहे थे? पार्टनर एडमिट हो रहा है, पार्टनर रिटायर्ड हो रहा है, पार्टनर की डेथ हो रही है, तो आप लोग एक अकाउंट बनाते थे, रीवैल्यूएशन अकाउंट, जहां एसेट्स को रीवैल्यू किया जाता था, लायबिलिटी को रीअसेस किया जाता था, और उस हिसाब से आने वाले पार्टनर से पहले ही पुराने पार्टनर्स आपस में एडजस्ट करते थे। या फिर अगर कोई पार्टनर रिटायर्ड हो रहा है तो उस वक्त एसेट्स की वैल्यू अगर बढ़ गई है, घट गई है, या लायबिलिटीज रीअसेस करने के बाद बाकी सारे पार्टनर्स के पास वो डिस्ट्रीब्यूट होता था रीवैल्यूएशन अकाउंट बना के, राइट। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट है ना, आप ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ फर्म, जब तक फर्म की उम्र है, बहुत बार बनाओगे। कोई पार्टनर आ रहा है, कोई पार्टनर जा रहा है, या फिर चेंज इन पीएसआर हो रहा है, ऐसे बहुत सारे रीजन है जब आप रीवैल्यूएशन तो बनाओगे। पर रियलाइजेशन तो लाइफ में एक ही बार बनेगा ना, जब फर्म को बंद कर रहे होगे तभी तो बनेगा। हम जब सारी एसेट्स बेच मारेंगे, लायबिलिटीज को पेमेंट कर देंगे, तो उसके बाद जब पैसा बचेगा, या तो प्रॉफिट बचेगा, सरप्लस बचेगा, भाई एसेट्स हमारी बिक गई 200 लाख में,
लायबिलिटीज हमारी थी सिर्फ 150 लाख, तो 50 लाख बचे ना, तो सारे पार्टनर में वो बचा हुआ सरप्लस डिस्ट्रीब्यूट होगा, या फिर डेफिशिएंसी भी आ सकती है। भाई एसेट्स तुम्हारे बिके ही 100 लाख के, लायबिलिटी तुम्हारी 150 लाख थी, 50 लाख की डेफिशिएंसी आ गई, तो भी सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो बुक्स ऑफ अकाउंट जब अपन क्लोज करते हैं तब हम लोग बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट, सारे एसेट्स को डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, सारे एसेट्स को बेच मारते हैं, लायबिलिटीज को भी हम सब पेमेंट कर देते हैं, उसके बाद जो बचा हुआ पैसा होता है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। किस रेशियो में? पीएसआर के रेशियो में। तो पहले तो आप बात समझें, अपन को अब रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना है डिसोल्यूशन के केस में, क्या बनाना के है, क्या बनाना है? रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट हम क्यों बनाते हैं, कब बनाते हैं, किस में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये सारी बातें मैंने इसमें आप मेंशन कर दिया, आपको बता भी दिया था कि सारी एसेट्स को डिस्पोज ऑफ करने के बाद लायबिलिटीज को पेमेंट करने के लिए इन द केस ऑफ डिसोल्यूशन, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन हम सारे पार्टनर्स को करते हैं, ये लाइफ में एक ही बार बनाते हैं भाई, फॉर्म एक ही बार तो मरती है ना। अकाउंट्स ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ट्रांसफर्ड हियर आर क्लोज, तो सारे एसेट्स लायबिलिटीज को यही रियलाइजेशन में पटक के खत्म कर देते हैं अपन। ठीक, उसके बाद जो भी है बैलेंस वो पार्टनर्स में आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है बॉस। तो आपने क्या करना है, सारी एसेट्स को खत्म कर देना है रियलाइजेशन में। देखो भाई बात समझो, आप बात समझो, बचपन में जब तुमने एंट्री सीखी होगी ना, तो हम लोग मशीन खरीदते थे तो क्या एंट्री करते थे भाई? हम लोग एंट्री करते थे मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, जो भी करते हो, अभी अपन कैश लेके चलते हैं भाई। इंक्रीज इन एसेट डेबिट, डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट, तो मशीन अकाउंट बढ़ रहा है डेबिट कर दिया, कैश भी हमारा एसेट्स होता है घट रहा है क्रेडिट कर दिया। ये तो बचपन की बेसिक सी एंट्री है। अगर इसी मशीन को अपन बेचते हैं तो क्या एंट्री करते थे? कैश अकाउंट डेबिट टू मशीन, मतलब हमने मशीन को बेच दी, हमारे पास पैसा आया, इंक्रीज इन एसेट डेबिट, मशीन चली गई, एसेट्स चली गई, डिक्रीज इन एसेट्स क्रेडिट। तो ये तो हम बचपन में एंट्री पास करते थे, पर अब हमने मशीन अभी बेची नहीं है, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, सारे एसेट्स को बेचने की तैयारी कर रहे हैं। तो हम सारे एसेट्स को पहले खत्म कर देंगे एक नॉमिनल अकाउंट बना के, जिसका नाम है रियलाइजेशन। डिसोल्यूशन के केस में वो बनता है, मैंने अभी अभी आपको बताया। तो इस मशीन को हम लोग ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन में। सिर्फ मशीन ही नहीं, जितनी भी एसेट्स होंगी बैलेंस शीट में, हाँ, जितनी भी एसेट्स होंगी। पहली बात तो बैलेंस शीट में जितनी भी एसेट्स होती हैं उनका है ना डेबिट बैलेंस होता है। आप देख पा रहे हैं ना, मशीन का डेबिट बैलेंस है ना, तो जितनी भी बैलेंस शीट में एसेट्स होती हैं उनका होता है डेबिट बैलेंस। तो उनको खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे? क्रेडिट। खत्म करने के लिए क्या करेंगे? रिवर्स ही तो मारेंगे भाई, क्रेडिट मारेंगे ना। तो किस अकाउंट में मारेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट में। तो मशीन अकाउंट को पहले अपन रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देंगे। हमारी एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मशीन। सर और एसेट्स अगर होती तो, बिल्डिंग होती तो, स्टॉक होता तो, डेटर होता तो, इन्वेस्टमेंट होता तो, इंटेंजिबल एसेट्स चाहे हो, पेटेंट हो, गुडविल हो, ये सारी की सारी चीजें क्या रियलाइजेशन में चली जाएंगी? हाँ, सब सब चली जाएंगी सब। स्टॉक अगर होता है, बिल्डिंग अगर होता है, इन्वेस्टमेंट अगर होता है, ये सारी की सारी हम लोग कहां क्लोज कर देंगे? रियलाइजेशन अकाउंट में। तो सर सारी एसेट्स चली जाएंगी, हाँ, पर कुछ कुछ एसेट्स नहीं जाती, जैसे कि कैश का बैलेंस या फिर बैंक अकाउंट, ये ट्रांसफर नहीं होंगे। अरे ये तो ऑलरेडी कैश के फॉर्म में, इसको क्या करोगे? कैश का 500 का नोट तो 500 के नोट में बिकेगा ना, ठीक है। या फिर अगर हमने लोन टू पार्टनर दिया है या एडवांस टू पार्टनर दिया है, ये भी रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। क्या क्या नहीं जाएगा? कैश बैलेंस नहीं जाएगा, पार्टनर को अगर आपने लोन या एडवांस दिया हुआ है रियलाइजेशन में नहीं जाएगा, या फिर पार्टनर का कोई करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस आ रहा है, मतलब पार्टनर से कुछ पैसा लेना था
करंट अकाउंट से हम मेंटेन कर रहे हैं। याद है वो फिक्स्ड अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल फिक्स्ड है तो दो अकाउंट बनते थे, कैपिटल, करंट। तो अगर करंट अकाउंट का बैलेंस शीट में डेबिट साइड में बैलेंस दे रहा है किसी पार्टनर का, तो वो भी रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं होगा, नहीं होगा। साथ में जितने भी फिक्टिशियस एसेट्स है, सर फिक्टिशियस एसेट्स कौन से? एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस अकाउंट। हाँ याद है ना कि ऐसा कोई खर्चा जो अपन 2-3 साल तक उसको रिकॉर्ड करते थे, क्योंकि उससे मिलने वाले बेनिफिट्स भी 2-3 साल तक हो रहे हैं, तो वो खर्चा एक बार में ना बुक करके हम उतने साल में डिस्ट्रीब्यूट करके रखते थे जितने साल तक उस खर्चों से बेनिफिट हो रहा है। जैसे कि हमने कोई ऐसी मार्केटिंग का, एडवर्टाइजिंग का इस साल खर्चा किया है जिससे हमें बेनिफिट 3-4 साल तक मिलेगा, तो उस खर्चे को हमें 3-4 साल तक बांट के रखना था। फॉर एग्जाम्पल 3 लाख रुपए का खर्चा है, 3 साल तक बांट रहे हैं, तो पहले साल 1 लाख रुपए बुक होगा, बाकी का 2 लाख रुपए बैलेंस शीट में एसेट साइड में फिक्टिशियस काल्पनिक एसेट्स बन जाता था। तो उसका भी तो डेबिट बैलेंस है, तो वो तो खर्चा है ना, कोई कैश के रूप में थोड़ा पड़ा हुआ है। तो ऐसी चीजों को भी रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करेंगे। तो बात बहुत ध्यान से सुनेंगे और लिख भी लेंगे कि एसेट साइड में से क्या क्या रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं होगा। कैश और बैंक बैलेंस, पार्टनर को लोन दिया या पार्टनर को एडवांस दिया है, पार्टनर का अगर कोई करंट अकाउंट का बैलेंस पड़ा हुआ है, या फिर फिक्टिशियस एसेट्स, ये चारों चीजें रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं होंगी, नहीं होंगी। बाकी सर रियलाइजेशन में जैसे ही हमने किसी चीज को ट्रांसफर किया, तो क्या अब हम उसको रियलाइजेशन के नाम से ही बोलेंगे? हाँ, यही वाली बात मैं अभी आपको समझा रहा था। जैसे कि हमने मशीन खरीदी, तो एंट्री क्या करी थी? मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। उसके बाद इसको हमने रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया, तो क्या एंट्री करी थी? अभी अभी हमने रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, मतलब मशीन का जो डेबिट बैलेंस था खत्म करने के लिए क्या कर दिया हमने? क्रेडिट। तो मशीन तो साहब गियो, रियलाइजेशन अकाउंट में चला गया। अब अगर हमने मशीन को बेचा, भाई डिसोल्यूशन कर रहे हैं, एसेट्स को तो बेचेंगे, तो बेचते वक्त तो हम लोग सर कैश अकाउंट डेबिट टू मशीन करते थे? नहीं, अब ये वाली एंट्री नहीं करेंगे, हम एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। वाओ, ये कैसी एंट्री हुई? भाई आपने तो मशीन को क्लोज कर दिया ना रियलाइजेशन में, तो जब आप इसको बेचोगे तो आपको यहां पर मशीन अकाउंट वर्ड नहीं यूज करना है। क्या वर्ड यूज करना है? रियलाइजेशन अकाउंट। मान लो वो मशीन बिकी ही नहीं, अब क्या करेंगे? किसी पार्टनर ने ले ली, पार्टनर कह रहा है मैं ले जाता हूं ये दुकान, ये मतलब कोचिंग क्लास का लैपटॉप, पार्टनर कह रहा है मैं ले जाता हूं ये कैमरा। तो पार्टनर से अब हमें पैसा लेना है ना, पार्टनर को हम डेटर बनाएंगे ना, डेटर बोले तो एसेट्स है ना, एसेट्स मतलब इंक्रीज इन एसेट्स डेबिट होता है ना, तो यहां कैश की जगह हम लोग क्या लिख देंगे? पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। जैसे मान लो ए ने ले लिया मशीन, तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। आ गई बात समझ में? सर सपोज करो हमने मशीन खरीदी है 10 लाख की, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश 10 लाख। अब ये वाली मशीन हमने बेच मारी है मान लो 8 लाख रुपए की, तो नॉर्मली हम एंट्री क्या करते हैं? कैश अकाउंट डेबिट टू मशीन, 10 लाख की एसेट 8 लाख में बेची, तो आप लोग लॉस को बुक करते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। मानते कि नहीं मानते? लॉस अगर होगा तो आप बुक करते थे ना। पर अब डिसोल्यूशन के केस में कैसे करेंगे? पहले तो हमको इसको ट्रांसफर करना है कहां पर? रियलाइजेशन में, खत्म कर मारेंगे हम लोग। क्या एंट्री करते थे हम लोग? बोलो बोलो, मशीन अकाउंट को ट्रांसफर करने की क्या एंट्री करते थे? अभी अभी मैंने बताया। चलो चलो, तुम लोगों ने बोल ही लिया होगा, मान लेते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मशीन। याद रखना, जब भी आप एसेट्स को ट्रांसफर करें तो बुक वैल्यू पे करना, बुक वैल्यू पे करना, बुक वैल्यू पे करना, बुक वैल्यू पे करना। 10 लाख की चीज को हमने 10 लाख अमाउंट से ही रियलाइजेशन में खत्म कर दिया। इसके बाद मान लो ये 8 लाख में ही बिकी, अब हम एंट्री क्या करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू मशीन। बोलो बोलो, मशीन लिखेंगे क्या? नहीं, क्या लिखेंगे? रियलाइजेशन।
मैंने अभी अभी बताया ना ऊपर, मशीन तो खत्म, रियलाइजेशन में आपने मशीन को डाल दिया, वो घुल गई रियलाइजेशन के नाम से। अब अगर इस मशीन को बेचोगी भी तो ये मशीन नाम से नहीं बिकेगा, रियलाइजेशन के नाम से बिकेगा। तो 8 लाख रुपए में आपने बेचा, तो यहां पर मैं 10 लाख लिखकर क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में फिर से 2 लाख रुपए बुक करूं? मतलब डिसॉल्व करते वक्त क्या आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे, फिर वो लॉस को क्या कैपिटल में ले जाओगे? ऐसा कुछ नहीं करते भाई। रियलाइजेशन अपने आप में नॉमिनल अकाउंट है। रियलाइजेशन में ही सारी एसेट्स लायबिलिटीज भी खत्म होंगी, सारे खर्चे भी रिकॉर्ड होंगे, लॉस और प्रॉफिट भी रियलाइजेशन में। ये रियलाइजेशन संपूर्ण अकाउंट है, कोई अलग से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं खोलोगे आप, 8 लाख से ही एंट्री करो। तो सर 2 लाख की लॉस की एंट्री कहां चली गई? रियलाइजेशन में चली गई। कोई एसेट्स अगर प्रॉफिट में बुक होगा वो भी रियलाइजेशन में। अरे सर देखो भाई, मान लो बिल्डिंग हमने खरीदी, खरीद लो, आज तो बहुत मौका है, खरीदो ही खरीदो। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश 10 लाख, 10 लाख, ठीक है। इसको हमने रियलाइजेशन में ट्रांसफर किया तो फिर से वही एंट्री हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, बोलो बोलो, बिल्डिंग। बुक वैल्यू पे ही जाएगी। मैंने अभी भी बोला था, मान लो बिल्डिंग डिसोल्यूशन के वक्त इसकी वैल्यू बढ़ गई, प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई और 12 लाख में बिकी है। भाई साहब 12 लाख रुपए में बिकी है। कैश अकाउंट डेबिट 12 लाख टू रियलाइजेशन 12 लाख ही होगा, अलग से प्रॉफिट भी बुक नहीं होता। तो रियलाइजेशन एक ऐसा संपूर्ण अकाउंट है जिसमें सारा लॉस, सारा प्रॉफिट, नेट नेट एक रिजल्ट बचेगा, या तो सरप्लस या डेफिशिएंसी, जो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। हर एसेट्स का थोड़ी ना प्रॉफिट लॉस बुक करते फिरोगे डिसॉल्व करते वक्त, एक ही खाता बनाते हैं, क्योंकि अब तो हमें सारे एसेट्स बेचने हैं ना। कोई सुबह बिकेगी, कोई शाम को, कोई एक दिन, कोई 2 दिन बाद, कोई 3 दिन बाद, कोई 4 दिन बाद। तो कोई नया लेजर थोड़ा खोल लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से, रियलाइजेशन में सारी एंट्री बुक हो जाएगी गुरु। आ रही बात समझ में? तो सारे एसेट्स को कहां ट्रांसफर करना है? रियलाइजेशन। कौन कौन सी चीज नहीं ट्रांसफर करनी है? 4 चीजें। कौन कौन सी? कैश और बैंक बैलेंस, पार्टनर को अगर लोन दिया है, पार्टनर का अगर करंट अकाउंट बैलेंस है, और चौथा था फिक्टिशियस एसेट्स। अब मैं बात कर लेता हूं लायबिलिटीज की। सर लायबिलिटीज के बारे में बताओ। लायबिलिटीज भी 2 तरीके की हो सकती हैं, मैंने अभी बताया था। इंटरनल लायबिलिटी, एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो सर फर्म को किस किस को पैसा देना है? देखो भाई, ये 3 पार्टनर हैं, तीनों ने मिलकर फर्म ओपन करी। क्या करने के लिए साहब? बिजनेस करने के लिए। अब इन तीनों ने लगाया है पैसा, तो फर्म के पास क्या आ गई? कैपिटल। जब तक धंधा चलेगा तब तक ये कैपिटल लगी रहेगी, और जैसे ही धंधा मंदा हुआ, धंधा बंद हो रहा है, ये कैपिटल साहब, बिजनेस अगर बंद करेंगे तो ये कैपिटल वापस देनी पड़ेगी ना, वापस पार्टनर को देनी पड़ेगी ना। तो ये बिजनेस के लिए जो चीज अपने वापस करना है, बिजनेस के लिए क्या होता है? लायबिलिटी। और किसको देना है? ओनर्स को। ओनर्स को ही वापस देना है। ऐसी लायबिलिटी को हम क्या बोलते हैं? इंटरनल लायबिलिटी। ठीक, तो इनको पैसा निपटारा करना है एक तो, ठीक है। हो सकता है धंधा करने के लिए इन्होंने क्रेडिटर से उधार में रॉ मटेरियल लिया, हो सकता है बैंक से लोन ले लिया हो सकता है आपने पार्टनर के रिश्तेदारों से लोन लिया हो, भाई साहब इसकी बीवी से लोन ले लिया हो, एस वाइफ लोन ले लिया हो, या फिर बी के पिताजी से लोन ले लिया हो। अरे ले लो यार, घर के ही लोग हैं, पैसे देते ही रहते हैं भैया। तो बात हो जाती है कि एक तो होता है इंटरनल लायबिलिटी जो ओनर्स को वापस होना है, ठीक है, और एक होता है एक्सटर्नल लायबिलिटीज, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं गुरु? आउटसाइड लायबिलिटीज। जैसे कि क्रेडिटर बैंक लोन, एज वाइफ लोन, बीज फादर लोन, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग सैलरी वगैरह वगैरह। तो इनको रियलाइजेशन में ट्रांसफर करते हैं। इंटरनल लायबिलिटीज को रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करते हैं। आउटसाइड लायबिलिटीज को करते हैं, इंटरनल लायबिलिटीज को नहीं करते।
तो जो पार्टनर का ही है, पार्टनर को ही आखिरी में पैसा मिलना है, वो थोड़ी ना खत्म कर देंगे पहले ही। वैसे भी सबसे पहले पेमेंट होना किसको है? आउटसाइड लायबिलिटीज को। तो इनको तो पहले खत्म करना पड़ेगा ना रियलाइजेशन में, इनको ट्रांसफर करना पड़ेगा ना रियलाइजेशन में। इंटरनल लायबिलिटी ट्रांसफर नहीं होती, आउटसाइड लायबिलिटी ट्रांसफर होती है। ठीक है, अब बहुत सारी बातें और ध्यान वाली सुनने वाली पड़ेगी हमें, जैसे कि हो सकता है पार्टनर ने भी लोन दिया, भाई बीबी ने तो लोन दिया ही दिया है, सी ने भी लोन दिया है टू फर्म, ये भी तो लायबिलिटी में दिख रही होगी। तो अगर पार्टनर का कैपिटल है या पार्टनर ने लोन दिया है, ये रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। या फिर पार्टनर का करंट अकाउंट बैलेंस पड़ा हुआ है, करंट अकाउंट बैलेंस भी पार्टनर को एक तरीके से पेमेंट देना ही है ना भाई, ये भी रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, पार्टनर ने अगर धंधा करके कुछ पैसा कमा लिया, 4 पैसे कमा लिए, और इनके पास फ्री रिजर्व्स पड़ा हुआ है, फ्री रिजर्व्स जैसे कि जनरल रिजर्व, ये पड़ा हुआ है, ये पार्टनर्स में बंटता है, तो ये भी रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। तो वही 4 बातें फिर से आ रही हैं, देख रहे हो आप लोग, वही 4 बातें फिर से आ रही हैं कि ट्रांसफर क्या क्या नहीं होता। इससे पहले मैंने एसेट्स की बताई थी, अब लायबिलिटीज की बता रहा हूं। इंटरनल लायबिलिटी, पार्टनर्स का कैपिटल, रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं होगा। पार्टनर्स का करंट अकाउंट बैलेंस, पार्टनर्स का करंट अकाउंट बैलेंस रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं होगा। पार्टनर ने अगर फर्म को लोन दिया है, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है कैपिटल के अलावा, तो ये भी ट्रांसफर नहीं होगा। पर पार्टनर के घर वालों ने दिया है, होगा, 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 क्योंकि वो आउटसाइड लायबिलिटीज है। ठीक है, हरी बात समझ में। और अगर कोई फ्री रिजर्व्स है, वाओ, कौन से? जनरल रिजर्व, वो भी रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं होंगे। अगर मान लो WCR दिया हुआ है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है, ये पार्टनर्स ने इसलिए बनाया हुआ है कि भाई फर्म के काम करने के दौरान अगर कोई एम्प्लॉय को, मजदूर को नुकसान हो गया, चोट पहुंच गई, तो उसके घर वालों को या उस मजदूर को, उस एम्प्लॉय को हमें कंपनसेट करना पड़ेगा। और ये हमारे फर्म के काम में नेचुरली होता ही चाहिए। भाई मान लो हमारी खदानें क्रशर है, तो वहां पे लेबर क्लास जब काम करती है, तो बारिश के सीजन में पत्थर वत्थर गिर जाते हैं, ऊपर से फिसल जाता है मजदूर, चोट लग जाती है, फ्रैक्चर हो जाता है। तो इसका ट्रीटमेंट काम के दौरान अगर कोई एम्प्लॉय चोटिल हो गया भाई, तो उसका ट्रीटमेंट तो फर्म को करवाना पड़ेगा ना, मालिक को करवाना पड़ेगा ना। तो उसके लिए ये लोग ऑलरेडी पैसा इकट्ठा करके रखते हैं, जिसको बोलते हैं ये लोग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। पर हमने बना के रखा है 10 लाख रुपए का, और भगवान की कृपा रही, राधे राधे की कृपा रही कि इस बार कोई भी मजदूर घायल हुआ ही नहीं। तो ये पैसा किसको डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था? पार्टनर्स को। इस रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो क्या ये फ्री रिजर्व बन गया? हाँ। तो क्या ये रियलाइजेशन में ट्रांसफर होगा? नहीं, नहीं, क्योंकि जनरल रिजर्व फिर WCR एक जैसा ही तो हो गया। जनरल रिजर्व भी फ्री रिजर्व, WCR भी फ्री रिजर्व, अगर कोई लायबिलिटी नहीं है तो। और अगर लायबिलिटी हुई तो 2 मजदूर गिर गए, दोनों में खर्चा हो रहा है 1-1 लाख रुपए का, तो लायबिलिटी कितनी सेट हो गई हमारी? 2 लाख की। और हमारा फिर WCR फ्री नेचर का कितना बचा? 8 लाख। तो याद रखना, ध्यान से समझना, WCR बनाया है 10 लाख का, लायबिलिटी सेट हो गई है, 2 एम्प्लॉय फिसल गए, 1 लाख का एक फ्रैक्चर, दूसरे का भी 1 लाख का फ्रैक्चर, 2 लाख रुपए लायबिलिटी देनी है, तो बाकी बचा हुआ कितना फ्री हुआ? 8 लाख। तो रियलाइजेशन में कितना ट्रांसफर नहीं होगा? 8 लाख। मतलब रियलाइजेशन में जो ये लायबिलिटी वाला पार्ट है, ये ट्रांसफर होगा क्या? हाँ, इसका पेमेंट होगा। तो लायबिलिटी आउटसाइड लायबिलिटी बन गई ना, वो एम्प्लॉय बाहर के है ना, इनको पेमेंट देना पड़ेगा ना। मतलब WCR जो बनाया है, उसकी लायबिलिटी जितनी हो रही है, उतना रुपया रियलाइजेशन में डाल दो। और अगर WCR सरप्लस में बन गया है, एक्सेस बन गया है, जैसे इस केस में 8 लाख रुपए एक्स्ट्रा है, तो वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, जस्ट लाइक अ फ्री रिजर्व, जस्ट लाइक योर जनरल रिजर्व। ठीक है सर,
अगर हमने है ना बनाया 10 लाख का था और लायबिलिटी भी 10 लाख की आ गई, हाँ तो पूरा ट्रांसफर होगा? जी हाँ, जी हाँ। सर अगर हमने 10 लाख का बनाया और लायबिलिटी 8 लाख की आई, तो क्या 8 लाख ट्रांसफर होगा? हाँ। और 2 लाख कहां चला जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल में, पार्टनर्स के पास, जस्ट लाइक फ्री रिजर्व। सर अगर हमने 10 लाख का बनाया और 12 लाख की लायबिलिटी आ गई, साले 12 एम्प्लॉय नीचे गिर गए, देखने गए थे किसी को, 12 के 12 नीचे गिर गए, सबको फ्रैक्चर हो गया, लायबिलिटी ज्यादा हो गई, रिजर्व कम बनाए। तो देखो भाई 12 लाख रुपए में से अब 10 लाख तो पूरा का पूरा चला गया, रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो गया, जस्ट लाइक आउटसाइड लायबिलिटी। फिर जब अपन पेमेंट करेंगे तब 12 लाख का पेमेंट करेंगे, 2 लाख रुपए का नुकसान हो गया ना, तो क्या इसको अलग से रिकॉर्ड करेंगे क्या? नहीं। जैसे ऊपर एसेट लायबिलिटी का प्रॉफिट लॉस अलग से रिकॉर्ड नहीं कर रहे थे, रियलाइजेशन में घुल जा रहा था, मिक्स हो रहा था, ऐसी लायबिलिटीज का भी है। सर क्या कह रहे हो, ये लास्ट वाली बात हमें समझ में नहीं आई, थोड़ा और डीप में ले जाओ। आज तो हम समझ के ही मानेंगे, किसी को कहीं का नहीं छोड़ेंगे, दुनिया को डिसॉल्व कर देंगे। एक करते हैं, देखो अभी आता हूं। मान लो हमने क्रेडिटर से उधार में माल खरीदा, क्या एंट्री होती है? परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। मानते कि नहीं मानते? ये परचेज अकाउंट तो चलो ट्रेडिंग में जाके खत्म हो जाएगा, या स्टॉक बेच मारेंगे अपन, वो क्लोजिंग स्टॉक के नाम से साहब बैलेंस शीट में दिख जाएगा, या फिर सेल के रूप में चला जाएगा। पर क्रेडिटर का तो क्रेडिट बैलेंस रह गया ना, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में आएगा ना, और बैलेंस शीट में जो भी लायबिलिटी साइड में आता है उसका क्रेडिट बैलेंस होता है ना। तो इसको अगर अपन पेमेंट करते हैं तो अपन एंट्री क्या करेंगे? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश। मानते कि नहीं मानते? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश, ये तो नॉर्मल होता है। पर डिसोल्यूशन में सबसे पहले अपन को लायबिलिटीज को कहां ट्रांसफर करना है? रियलाइजेशन। तो क्रेडिटर का क्रेडिट बैलेंस से खत्म करने के लिए क्या कर लेंगे हम लोग? डेबिट। क्या एंट्री करेंगे हम लोग? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। भाई जितनी भी लायबिलिटीज हैं, जितनी भी आउटसाइड लायबिलिटीज हैं, वो सारी की सारी इसी तरीके से रियलाइजेशन में खत्म कर दी जाएंगी। हाँ हाँ, खत्म कर दी जाएंगी। मान लो 10 लाख की लायबिलिटी थी, 10 लाख का हमने ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि एसेट्स और लायबिलिटी बुक वैल्यू पे ट्रांसफर हो जाती है, ये वाली बात मैं ऑलरेडी बता चुका हूं एसेट्स के केस। अब मैं बात बता रहा हूं लायबिलिटीज की। याद है ना, 4 लायबिलिटी ट्रांसफर नहीं होती रियलाइजेशन में, 4 एसेट्स टाइप के भी रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं होते हैं, बाकी सब रियलाइजेशन में अपन को खोलना है, खत्म करना है, यही एंट्री तो होगी। बैंक लोन टू रियलाइजेशन, ए इसकी बीबी लोन टू रियलाइजेशन, बी इसका फादर लोन टू रियलाइजेशन, यही होगा ना। अब मान लो क्रेडिटर ने बोला यार तुम तो डिसॉल्व हो रहे हो, खत्म हो रहे हो, ले दे के एक काम करो, तुम हमें सिर्फ 8 लाख का पेमेंट करो, हमको पूरे पैसे नहीं चाहिए, हमने तुम पे दया करी। तो अब क्या मैं ये वाली एंट्री पास करूंगा? नहीं। क्रेडिटर मेरा किस में घुल गया है? रियलाइजेशन में। एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। 8 लाख, 8 लाख। सर हमको 10 लाख देने थे, 8 लाख में सेटलमेंट कर दिया, 2 लाख रुपए का तो प्रॉफिट हो गया, तो वो रियलाइजेशन में घुल गया ना। प्रॉफिट या नुकसान एसिड लायबिलिटी का अलग से रिकॉर्ड ना करके रियलाइजेशन में सब कुछ आ गया, एंड का बैलेंस, नेट बैलेंस कहां चला जाएगा? पार्टनर्स। देखो जितनी भी मैं बातें करूं, जनरल एंट्री अगर तुम्हारी बचपन से वीक है, बचपन बोले तो कॉमर्स का बचपन होता है 11th में, तो ये तुम्हें दिक्कत देगा, दिक्कत देगा। पर सही तरीका जनरल एंट्रीज के थ्रू ही है। नहीं तो मैं तुमको ऐसा बोल सकता था ये चीज यहां आती, ये चीज यहां आती, पटक दो, ठीक है ना। तो मैं एक सम मैंने कठिन उठा लिया, थोड़ा डिफिकल्ट सम है, बस थोड़ा सा आपका साथ चाहिए, आप बिल्कुल सारी बातों को ध्यान से सुनना, स्टेप बाय स्टेप में क्या बता। जनरल एंट्री मैंने आपको समझा दी, पर मोस्ट ऑफ द टाइम जनरल एंट्री की जगह रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करने को आता है। तो मैं आपको एक पूरा क्रिस्टल क्लियर सम बता देता हूं इस तरीके का। हालांकि ये बहुत बड़ा लंबा चौड़ा सम है और साहब थोड़ा कठिन भी लगेगा आपको, पर कोई बात नहीं, कठिन से ही हम लोग सारी चीजें सीख लेंगे, ठीक है। ध्यान से क्वेश्चन पहले समझना, बहुत सारी मैंने इसमें बातें डाल दी है। पार्टनर है, रेशियो दिया है, कोई बात, कैपिटल दी हुई है, बहुत अच्छी बात। भाई बी ने लोन दिया है, हाँ लोन तो दिया है, किसने? पार्टनर ने।
इंटरनल लायबिलिटी की आउटसाइड? बोलो बोलो। पार्टनर ने लोन दिया है, उसको पेमेंट करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। पर रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। चार चीजें ट्रांसफर नहीं होती ना लायबिलिटी से: पार्टनर की कैपिटल, पार्टनर का लोन, पार्टनर का करंट अकाउंट और फ्री रिजर्व्स। ट्रांसफर नहीं होते। जनरल रिजर्व ट्रांसफर होगा क्या? नहीं। बैंक लोन ट्रांसफर होगा क्या? हाँ। WCR ट्रांसफर होगा क्या? देखेंगे लायबिलिटी कितनी है। अभी WCR 8,000, अगर 8,000 ही लायबिलिटी है पूरा ट्रांसफर हो। अगर 7,000 है 7,000 ट्रांसफर हो। अगर लायबिलिटी है ही नहीं तो कुछ भी ट्रांसफर नहीं हो। जितनी लायबिलिटी उतना WCR ट्रांसफर कर देना। लोन बाय एमएसए से, हो बीबी से लोन ले लिया फर्म चलाने के लिए, क्या ये आउटसाइड लायबिलिटी है? हाँ। क्या ये रियलाइजेशन में जाएगा? हाँ। क्रेडिटर जाएगा? हाँ। क्रेडिटर भी ट्रांसफर होगा? जी हाँ। आ रही है बात समझ में? क्या क्या चीजें ऐसे अपन को देखना, ट्रांसफर क्या क्या नहीं होता, क्या क्या होता है। चार चार बातें मैं बहुत बार बता चुका हूं। अब सारी एसेट्स को ट्रांसफर कर दो, पर चार चीजें ट्रांसफर नहीं करो। कैश और बैंक बैलेंस नहीं ट्रांसफर होगा। पार्टनर को अगर लोन दिया है, पार्टनर को लोन दिया है तो ट्रांसफर नहीं होगा। पार्टनर का अगर कोई करंट अकाउंट का बैलेंस है, नहीं ट्रांसफर होगा। और फिक्टिशियस एसेट्स, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस, चार बातें एसेट्स की रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं होंगी। सर सब कुछ ट्रांसफर कर दें बुक वैल्यू पे? हाँ। प्रोविजन को भी प्रोविजन की जगह ट्रांसफर कर दो। तो देखो रियलाइजेशन का रंग रूप ऐसा बनता है। मैंने आपके लिए आंसर भी बना के रखा है, होना चालाक, दिखाने के लिए, सिखाने के लिए। सर क्वेश्चंस आपको एक ही में मैं पूरी बातें बताने की कोशिश कर रहा हूं। सारी एसेट्स उठ के आ गई। सर कौन सी एसेट्स? अरे वही स्टॉक, डेटर, इन्वेस्टमेंट, मशीन, बिल्डिंग। एसेट साइड में जो भी चीजें आती हैं उनका क्या बैलेंस होता है? डेबिट। खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। तो एंट्री क्या बन जाएगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर, रिलायंस अकाउंट डेबिट टू मशीनरी टू बिल्डिंग, है ना? है ना? तो रियलाइजेशन जब लेजर बनाएंगे तो लेजर पोस्टिंग कैसे करते हैं? रियलाइजेशन डेबिट में आ रहा है, रियलाइजेशन डेबिट में आ रहा है तो एंट्री भी कहां पोस्ट होगी? डेबिट में। और किसके नाम से? अपोजिट के नाम से। और वैसे भी हमें रट्टा मालूम है, टू साइड याद ही। ठीक है, ये लेजर पोस्टिंग हो गई। सारे हमने एसेट्स को बुक वैल्यू पे ट्रांसफर कर दिया, पर कैश को ट्रांसफर नहीं किया। सिमिलर वे में लायबिलिटीज को भी तो ट्रांसफर होंगे। क्या लायबिलिटी ट्रांसफर नहीं होती? पार्टनर्स की कैपिटल, पार्टनर का लोन अकाउंट, पार्टनर का करंट अकाउंट और फ्री रिजर्व। ये छोड़ के सब चीज ट्रांसफर कर दो। कर दिया। बैलेंस शीट में जितनी भी चीजें आती हैं उनका क्रेडिट बैलेंस होता है, खत्म करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा। क्रेडिटर टू रियलाइजेशन, बैंक लोन टू रियलाइजेशन, और क्या है हमारे यहाँ पे? लोन बाय मिसेस ए टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन क्रेडिट साइड में आ रहा है तो एंट्री भी कहां पोस्ट होगी? क्रेडिट साइड में। पर किसके नाम से? अपोजिट के नाम से। बाय प्रोविजन फॉर डेटर, बाय क्रेडिटर, बाय लोन बाय मिसेस ए, बाय बैंक लोन। वाओ, सब ट्रांसफर हो गया। सबसे पहले रियलाइजेशन में एसेट्स लायबिलिटी को ट्रांसफर कर देना, बाकी बिना क्वेश्चन पढ़े। सही एडवाइस दे रहा हूं, सीए वाली एडवाइस दे रहा हूं बॉस। पहले क्वेश्चन पढ़ना ही मत। अगर मतलब ये तो देख लेना डिसोल्यूशन का क्वेश्चन है कि नहीं है, उसके बाद रियलाइजेशन बनाते वक्त सारी एसेट्स लायबिलिटी को खत्म कर देना, क्योंकि अब अपन इनका नाम यूज नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन पढ़। हाँ, अब क्वेश्चन में क्या लिखा है? बहुत डेंजर क्वेश्चन है, बहुत ध्यान चाहिए आपका। पानी वानी पी के आना है, पी आओ। पॉज करके आराम से पानी वानी पी के वापस आके देख लो। एक ही क्वेश्चन में सब चीज सिखाने की कोशिश कर रहे हैं बॉस। ए वॉज टू पे लोन बाय मिसेस ए। कितना अच्छा प्यारा पति है, पति कह रहा है पत्नी का लोन तो मैं ही पे करूंगा। बताओ भाई साहब, इसको पूरा का पूरा पे कौन करेगा? ए। याद रखना ये लायबिलिटी हमने कहां ट्रांसफर कर दी थी? रियलाइजेशन में। अगर इसको अपन पेमेंट करेंगे तो क्या करते हैं? रियलाइजेशन टू कैश। क्या करते हैं? रियलाइजेशन टू कैश। पर इसको कैश में नहीं दे रहे हैं, इसको कौन दे रहा है? ए। तो कैश की जगह क्या लिख देंगे? रियलाइजेशन टू एस कैपिटल। रियलाइजेशन टू एस कैपिटल। कितना लोन था बीबी का? ये रहा 25,000। रियलाइजेशन टू एस कैपिटल, रियलाइजेशन टू एस कैपिटल, ये आ गया साहब।
25,000 का पेमेंट, ऐसे पति बनो। नहीं, पहली बात तो लोन ही नहीं लो, ठीक है ना। ठीक है, तो रियलाइजेशन टू एएस कैपिटल, यहां तक बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। एंड टेक हाफ ऑफ इन्वेस्टमेंट एट 10% डिस्काउंट। इन्वेस्टमेंट कितने का है? 60,000 रुपीज का, इसका हाफ कितना होगा? 30,000। 30,000 का 10% कम कितना होता है? 30,000 का 10% तो 3,000, तो 30,000 में से 3,000 चले गए, 27,000 बचे, 27,000। वो किसने ले लिया है? ए ने। अगर हम एसेट्स को बेचते हैं तो वैसे एंट्री क्या करते हैं? कैश अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, पर क्योंकि रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो गया तो अब एंट्री क्या करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। इन्वेस्टमेंट वर्ड तो घुल गया ना रियलाइजेशन में, वर्ड क्या आ जाएगा? रियलाइजेशन। कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, पर ये ए ने ले लिया है तो कैश की जगह हमें एंट्री क्या करनी पड़ेगी? एस कैपिटल टू रियलाइजेशन, 27,000 रुपए। एस कैपिटल टू रियलाइजेशन, क्रेडिट साइड में एस कैपिटल आ गया, ये 27,000 रुपए। आओ, इतना सिंपल चीज सिखा रहे हैं हमें। बी टेक्स स्टॉक ऑफ बुक वैल्यू 5,000 फॉर रुपीज 6,000। बहुत कठिन स्टेटमेंट है। बी पार्टनर है, पार्टनर ने बोला भैया 5,000 का स्टॉक मैं 6,000 में ले रहा हूं अपने लोन के अगेंस्ट। भाई बी ने भी तो लोन दिया था, क्या हमने इसको रियलाइजेशन में ट्रांसफर किया? नहीं 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 नहीं, पार्टनर का लोन पार्टनर की कैपिटल रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं होता। कितनी की लायबिलिटी थी? 10,000 देने थे। हाँ हाँ, 10,000 देने थे, पर स्टॉक को तो हम ट्रांसफर कर चुके हैं ना, स्टॉक का नाम तो अब रियलाइजेशन हो चुका है ना। बात समझो भाई, लोन का क्रेडिट बैलेंस है, कायदे से अगर अपन इसको पेमेंट करते तो लोन बाय बी अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश 10,000, ये होता पर हमने क्या कर दिया है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5,000 का स्टॉक हमने 6,000 में पकड़ा दिया इसको, 1,000 मतलब फर्म को प्रॉफिट। तो यहां हमने 10,000 कैश की जगह एक तो हमने क्या पकड़ा दिया है? सॉरी, एक मिनट को, हाँ, कैश की जगह हमने इसको क्या पकड़ा दिया है? स्टॉक। कितने रुपए में पकड़ा दिया है भाई? 6,000 रुपए में। पर स्टॉक का नाम क्या हो चुका है बॉस? स्टॉक का नाम क्या हो चुका है बॉस? सही बोले, सही बोले, रियलाइजेशन अकाउंट। लोन बाय बी टू रियलाइजेशन 6,000 रुपए, और बाकी का अपन कैश में पेमेंट करेंगे। भाई वो पैसे तो लेगा ना, देना पड़ेगा ना। ये हो गई इसकी जनरल एंट्री। अब इसको अपन पोस्ट कैसे करेंगे? भाई रियलाइजेशन में आ जाएगा 6,000, और लोन को जब अपन कैश अकाउंट में सेटल करेंगे तो आ जाएगा 4,000। देख लेते हैं अपन। ये आ गया बाय लोन बाय बी 6,000 रुपए। स्टॉक तो ना लिखेंगे, स्टॉक का नाम तो ना लिखेंगे, रियलाइजेशन भी तो आ जाएगा, ठीक है ना। तो एंट्री समझ में आ गई। रियलाइजेशन क्रेडिट हो रहा है, एंट्री पोस्ट होगी क्रेडिट में, पर किसके नाम से? लोन बाय बी के नाम से। और अमाउंट कौन सा आएगा? जो रियलाइजेशन के सामने लिखा था 6,000 रुपए। ये जो रियलाइजेशन के सामने लिखा है 6,000 रुपए, और इस नाम से ट्रांसफर हो जाएगी क्रेडिट साइड में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये सारी चीजें हम लोग सीखते जा रहे हैं ना। अब क्वेश्चन क्या कहता है? रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट आर सोल्ड एट 10% डिस्काउंट। भाई 60,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट था, 50% ए ने ले लिया था, याद है ना, 50% ए ने ले लिया था 10% कम पे, और बाकी का बचा हुआ कैश में बिक गया 10% कम। बाकी का इन्वेस्टमेंट 30,000 रुपए माइनस 10%, 3,000, 27,000 रुपए कैश में बिक गया। एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ये आ गया इन्वेस्टमेंट 27,000 रुपए का कैश के नाम से, कैश के नाम से, ठीक। रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट 10% डिस्काउंट। पहला हाफ किसने ले लिया था? ए ने, ठीक। A and B agreed that B shall use his firm name for which he will pay 40,000। वाओ, हमें तो प्रॉफिट हो गया, B हमारी फर्म की गुडविल ले रहा है। ऐसा हो सकता है अगर पार्टनर्स एग्रीमेंट करें,
फॉर्म जो अपन बंद कर रहे हैं, अगर उसको किसी पार्टनर को चलाना है तो ले ले, तू नाम ले ले, पर पैसा देना पड़ेगा। तो उसने हमें कितने रुपए दिए? 40,000 रुपए। याद करो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब भी अपन को पैसा मिलता था, क्रेडिट साइड में लिखते थे, बाय साइड में लिखते थे, बाय सेल्स, बाय डिविडेंड रिसीट, बाय इनकम रिसीट, जो भी लिखते थे। तो यहां हमें किससे मिल रहा है पैसा? बी से। कितने रुपए? 40,000। तो ये भी तो रियलाइजेशन, नॉमिनल अकाउंट ही तो रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में ही तो आएगा। देखो रे देखो, बाय बीस कैपिटल 40,000 रुपए मिल गए बॉस, हम का नाम खरीदा लड़के ने। ठीक है, इसके बाद मशीनरी साहब बिक गई 38,900 में, बहुत सिंपल सी एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। बिल्डिंग बिक गई, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। जहां जहां से पैसा आ रहा है, कैश में आ रहा है तो बाय कैश, पार्टनर ले रहा है तो बाय पार्टनर्स कैपिटल। कितना सिंपल है। स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, डेटर, मशीनरी, बिल्डिंग, सब के सब आ गए। अब ध्यान देना, ये स्टॉक 25,000 क्यों आया? 25,000 क्यों आया, बात समझो। पहली बात तो स्टॉक था कितने का? 30,000 का, 30 ईयर का स्टॉक था। बी ने स्टॉक ले लिया है बुक वैल्यू ऑफ 5,000, बुक वैल्यू ऑफ 5,000, तो बाकी की बुक वैल्यू कितने की बची? 25,000। तो सर स्टॉक के बारे में तो कुछ लिखा ही नहीं है। बहुत काम की बात बता रहा हूं, बहुत काम की बात बता रहा हूं। अगर टेंजिबल आइटम के बारे में नीचे एडजस्टमेंट में नहीं लिखा है तो वो बुक वैल्यू पे ही रियलाइज करना। अगर टेंजिबल एसेट, जिन एसेट्स को तुम छू सकते हो, टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, जैसे कि स्टॉक, बिल्डिंग, मशीन वगैरह वगैरह, तो जितने भी टेंजिबल आइटम है, अगर इनके बारे में नीचे एडजस्टमेंट में कुछ नहीं लिखा तो उसको आप बुक वैल्यू पे ही कैश के फॉर्म में रियलाइज कर देना। पर जितने भी इनटेंजिबल एसेट्स हैं, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, डिजाइन, ये जितने भी इंटेंजिबल एसेट्स हैं, अगर इनके बारे में नीचे गिवन है कि इतने में ये बिका, तो आप लिखना रियलाइज करना बाय कैश करके रियलाइजेशन में। पर इनके बारे में अगर नीचे कुछ भी स्टेटमेंट नहीं है तो वो जीरो में ही बिके हैं, उनकी कोई वैल्यू ही नहीं है बॉस। हमने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जो सिर्फ हम ही यूज कर रहे थे तो हमारे एसेट्स में आ रहा था। अब धंधा खत्म तो भाई सॉफ्टवेयर भी खत्म, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। अगर नीचे दिया हुआ है तो लेना। तो जैसे स्टॉक के बारे में कुछ नहीं लिखा तो स्टॉक था 30,000 में से 5,000 का तो बी ने ले लिया, बाकी कितना बचा? 25,000, वो कैश में आ गया, वो यहां पर कैश में आ गया, ये 25,000। बाकी सारी एसेट्स लिखी हैं। सिमिलर वे में एक और काम की बात बताता हूं। सर आज तो झड़ी लगा दी आपने काम की बात बता बता के। देखो बोर मत हो ना, मेरे को मालूम ही ऑनलाइन क्लास है, फेस टू फेस में तुम्हें सोने नहीं देता। ऑनलाइन क्लास में ये सारी बातें क्विक रिवीजन में अपन लोग सीख रहे हैं, ठीक है ना। फिर सारे क्वेश्चन लगा लो कि तुमसे मैं सारी बातें कर रहा हूं इसी में, ठीक है। देखो भाई, अगर कोई लाइबिलिटीज के बारे में नहीं दिया है कि उसको पे किया है कि नहीं किया है, क्रेडिटर्स के बारे में मान लो दिया हुआ है, और लाइबिलिटीज के बारे में मतलब एक आध लाइबिलिटी नहीं दी है, बीपी बिल्स पेबल के बारे में कुछ नहीं लिखा, रेंट आउटस्टैंडिंग के बारे में कुछ नहीं लिखा, तो आपको उसको बुक वैल्यू पर रियलाइजेशन में पे करना ही पड़ेगा। भाई अपने पैसे कोई नहीं छोड़ता जीवन में, कोई भी नहीं छोड़ता। तो भले क्वेश्चन में नीचे नहीं दिया पर अपन को ये एज्यूम करना पड़ेगा कि हमको तो उसको पेमेंट करना ही है। क्रेडिटर्स के बारे में नीचे अगर नहीं दिया पे करना, बिल्स पेबल के बारे में नहीं दिया पे करना, क्या एंट्री हो जाएगी? बिल्स पेबल टू, क्या बिल्स पेबल टू कैश या रियलाइजेशन टू कैश? रियलाइजेशन टू कैश, रियलाइजेशन टू कैश, ठीक है। मतलब हम जितनी भी लायबिलिटीज को पे करेंगे उसको यहां लिखेंगे, ठीक है ना। रियलाइजेशन टू कैश, टू कैश, कैश दिख रही है यहाँ पे कैश? हाँ सर दिख रही है। अगर लायबिलिटीज के बारे में नहीं बोला क्या तब भी लिखते? हाँ हाँ। क्या टेंजिबल एसेट्स के बारे में यहां नहीं लिखा होता तब भी लिखते? हाँ हाँ। इनटेंजिबल एसेट्स के बारे में लिखा होता तब भी लिखते? हाँ। पर इनटेंजिबल एसेट्स के बारे में नहीं लिखा
तो नहीं लिखते, यहां पर कैश में रियलाइज नहीं करते। ठीक है, अब ये जो रियलाइजेशन अकाउंट है ना कोई अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, लॉयर आके बनाता है, लिक्विडेटर आके बनाता है, तो उसके भी तो कुछ खर्चे होंगे, उसको भी तो पे करना पड़ेगा ना, तो वो यहां पर आ जाएगा टू कैश में एक्सपेंसेस, जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन 1700 रुपए, क्रेडिटर्स को भाई 90% पेमेंट किया, मतलब 10% डिस्काउंट, तो वो टू कैश में आ गया। अब ये कभी कभी अनरिकॉर्डेड वगैरह एसेट्स भी दिक्कत देते हैं। अनरिकॉर्डेड एसेट्स अगर दिए हैं या अनरिकॉर्डेड नीचे लायबिलिटीज दिए हैं, तो उनको रियलाइजेशन में फिर से रिकॉर्ड नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। सीधे सीधे कैश ले लेना एसेट्स को बेच के, या सीधे सीधे लायबिलिटी को पे कर देना। जैसे कि अनरिकॉर्डेड कार मतलब एसेट्स है, टेकन बाय ए फॉर ₹23,400, मतलब इसको अपन ने बेच मारा, कैश मिलता तो कैश टू रियलाइजेशन करते, पर क्योंकि पार्टनर ए ने ले लिया है तो क्या करेंगे, एस कैपिटल टू रियलाइजेशन। ये रहा एस कैपिटल टू रियलाइजेशन, वो कार वाला अमाउंट 23,400। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि सारी फिगर्स डालने के बाद रियलाइजेशन में ये टोटल मार लोगे, फिर ये माइनस कर लोगे, फिर नेट बैलेंस आ जाएगा, इसको पीएसआर रेशियो में डाल दो, ये तो सरप्लस हो गया। अगर डेफिशिएंसी आती तो यहां बैलेंस आ रहा होता क्रेडिट साइड में। ठीक, अब यहां के बाद हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल का हमने बैलेंस उतारा, तो ये जितनी भी एंट्री ना हम यहीं से उतार रहे हैं। देखो ये रहा साहब रियलाइजेशन का सरप्लस, ये हमने यहां डिस्ट्रीब्यूट कर दिया दोनों में, कोई दिक्कत नहीं है, ये तुम लोग करते हुए आ रहे हो। भाई यहां लिखा था टू एस कैपिटल, तो जहां जहां पार्टनर का नाम लिखा हुआ है वो कैपिटल में ट्रांसफर होगा। जैसे ये लिखा हुआ है यहाँ पर ये लिखा हुआ है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, तो जितना भी पार्टनर्स कैपिटल में इसको सिर्फ ट्रांसफर करना है तुम्हें। ये आ गया गुडविल वाला, ये आ गया वो कार वाला, ये आ गया वो स्टॉक वाली एंट्री जो ए ने ले लिया था, याद है, ये आ गया साहब वो बीवी का लोन पे कर रहा था, ये वाली एंट्री आ गई। ठीक, इस सब के बाद अब हम देखेंगे फ्री रिजर्व्स कितने। याद है ऊपर बैलेंस शीट में मैंने बोला था फ्री रिजर्व रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं होता, पार्टनर्स में बढ़ता है। जनरल रिजर्व डब्ल्यूसीआर की अगर लाइबिलिटी होती तो रियलाइजेशन में उतना चला जाता, बचा हुआ अमाउंट यहां आता, तो इसको हम पीएसआर रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। इसके बाद फाइनल पेमेंट, यहाँ पे बैलेंस कैरेट डाउन मत लिखना, कोई बैलेंस शीट नहीं बनाने वाले हैं हम लोग, यहाँ पे कैश में इनका सेटलमेंट कर देंगे। 12th में हमेशा ऐसे सम आएंगे कि कैश अपने पास सफिशिएंट होगी इनको पेमेंट करने के लिए, ये ऐसी कम पड़ेगी नहीं कि साहब इंसॉल्वेंट हो रहे हैं और गार्नर वाला रूल लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है 12th में सम। इसके बाद हम बनाएंगे कैश अकाउंट, ये अगर टैली हो गया आपका सम हो गया। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन उतारा बैलेंस शीट से, फिर जितनी भी एक कैश वाली एंट्री है इसको हमने एक साथ इसलिए लिखा था कि सीधे सीधे हम ट्रांसफर कर दें, ये हमने रियलाइजेशन टू कैश किया था, कैश मतलब क्रेडिट साइड में, तो बाय रियलाइजेशन आ जाएगा कैश अकाउंट में 146,200। याद है वो पार्टनर का लोन बचा था, हमें 4,000 पेमेंट करना था, मैंने इसकी एंट्री बताई थी, लोन बाय बी अकाउंट डेबिट 10,000, टू स्टॉक की जगह रियलाइजेशन लिखा था 6,000, टू कैश 4,000, ये पेमेंट कर दिया। और जो हमने एसेट्स बेच मारे हैं उनसे हमें कैश कितना मिला है 266,400, इसकी एंट्री क्या थी, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो कैश अकाउंट में टू रियलाइजेशन आ जाएगा। ये वाला अमाउंट जो तुमने फाइनल पेमेंट किया है और ये जो पार्टनर्स कैपिटल में, ये अगर मैच हो गया, और वो तो हो गई, सारी चीज सही करी तो हो गई, तो आपका रियलाइजेशन अकाउंट खत्म, बल्ले बल्ले पूरे पैसे मिल जाएंगे, मतलब पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मैंने थ्योरी, एंट्रीज और एक कठिन इलस्ट्रेशन उठाया है सारी बातों को रिकॉल करवाने के लिए। माना लेक्चर 1 घंटे के आसपास का गया होगा, गया भी है, आपने एक ही सम में सारी बातें सुन ली, तो पेपर में प्रैक्टिस जब तुम स्टार्ट करोगे तो ये प्लीज एक सम की रिकॉर्डिंग मेरी पूरी ध्यान से सुन लेना, उसके बाद सम लगाना, देखना सारी चीजें आने लगी। कोई चीज फिर से डाउट, दिक्कत, समस्या, प्रॉब्लम, परेशानी अगर रहती है तो क्लास में आप कभी भी आ सकते हैं, आपका हमेशा दरवाजा बीएमटी का खुला हुआ है, डाउट्स पूछें। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो तो बहुत अच्छा लगेगा, लाइक शेयर तो तुम कर ही लोगे ठीक है,
चलिए बाय बाय, टेक केयर। कोई डाउट्स है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, या फिर मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर क्लास में आके फेस टू फेस पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।